बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो है वो आगे जाने से पहले ही आपको बता दूं कि ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा लोग इस पर अपनी राय का इजहार कर पाएँ और ज़्यादा लोग इस वीडियो के अंदर मौजूद कंटेंट से लुत्फ़ अंदोज़ हो पाएँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में नाज़रीन सितारा यासीन के क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो पर हम बात करेंगे। वो क्वेश्चन जो सितारा यासीन से किए गए और उन क्वेश्चंस पर सितारा यासीन ने जो रिस्पॉन्स किया, उन सारी चीज़ों पर मैं एनालिटिक्स आप लोगों के साथ उसके शेयर करूंगा, एनालिसिस दूंगा मैं उस पर अपना। और बहुत सारी बातें जो सितारा नहीं कर पाई वो हम करेंगे आज की इस वीडियो में, और बहुत सारी बातें जो सितारा ने की हैं उन पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे, और बहुत सारे सवालात जो किए गए इन सारी चीज़ों पर जो है ओवरऑल मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, आप लोग सुनेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह, और बेहतर तौर पर आप चीज़ें समझ भी पाएंगे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि खौला को जानते हैं आप? खौला, हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया थी। अच्छा, इनको एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके शौहर ने डिवोर्स दे दी। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इनके शौहर ने डिवोर्स दे दी और साथ में ये भी कह दिया कि अब से तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब जो है वो अपनी बीवी को ये कह देना कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो, तो बहुत बड़ी बात होगी ना। मतलब बीवी और माँ में एक फ़र्क होता है। ठीक है, माँ बंदे पर हराम होती है, मर्द के ऊपर हराम होती है। ठीक है, बीवी हलाल होती है। ठीक है, तो अब जैसा ये कहना था तो हज़रत खौला जो है वो तो परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, एक तो डिवोर्स दे दिया और जो है वो रजू का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। रजू होता है अगर डिवोर्स के बाद जो है वो मियाँ और बीवी फिर से एक दूसरे के साथ रजू कर लें, तो मतलब ये 3 तलाक़ें होने से पहले, 3 तलाक़ें होती हैं हर हैज़ पर एक डिवोर्स देना। एक्चुअली डिवोर्स तभी कंप्लीट होती है जब 3 हैज़ों पर 3 तलाक़ दे दी जाए, मतलब एक हैज़ है, एक डिवोर्स, दूसरा हैज़, दूसरी, तीसरा, तो एक्चुअली तब डिवोर्स कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर एक ही जगह एक ही दफ़ा मतलब पहली दफ़ा डिवोर्स देना कह दिया जैसे आपको 3 तलाक़, तो वो तलाक़ नहीं होती। ठीक है, खैर ये सारी बातें फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि यार रजू का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा, डिवोर्स भी दे दी है और साथ में ये भी कह दिया है कि मतलब एक ही डिवोर्स थी ना, मतलब पहली दफ़ा पहले हैज़ पे कह दिया कि आपको डिवोर्स है और अब से जो है वो आप मेरे लिए मेरी माँ की जगह पर हैं। तो मतलब रजू का रास्ता था अगर वो ये लफ्ज़ ना कहा होता कि मेरी माँ की तरह हैं, लेकिन अब मेरी माँ की तरह कह दिया है तो अब तो रजू का कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो मैं हराम हो गई हूँ इनके लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, आप जो है वो नबी करीम के पास तशरीफ़ ले गई और जाकर उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास मौजूद थे और अम्मा आयशा सद्दीक़ा नबी करीम के बाल बना रही थी। ठीक है, आप जो है वो तशरीफ़ फरमाए, हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाई और कहती हैं कि या रसूलल्लाह, मसला ये है कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक़ दे दी है और वो कहते हैं कि अब से आप जो है वो मेरे लिए मेरी माँ की जगह हैं, मेरी माँ की तरह हैं। अब बताएं मैं क्या करूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे मासूम बच्चों को मैं किस तरह से परवरिश करूँगी, क्योंकि मेरा कोई ज़रिया मुआश नहीं है और उन बच्चों को मैं अपने शौहर के हवाले भी नहीं कर सकती, मतलब उन बच्चों के बाप के हवाले भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बच्चों की तरबियत जो है वो माँ के ज़िम्मे होती है और माँ ही बेहतर तौर पे बच्चों की तरबियत कर सकती है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ, क्योंकि उसने तो रजू का रास्ता भी बंद कर दिया ये कह के कि जो है तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो। नबी करीम ने फरमाया कि खौला, ये तो अब तो तुम उसके लिए हराम हो गई हो। हज़रत खौला ने फिर कहा, दूसरी दफ़ा फिर से कहा था, या रसूलल्लाह, मैं तो रुल गई, मैं क्या करूँगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका क्या करूँ। नबी करीम ने फिर कहा कि नहीं खौला, तुम तो जो अब तो तुम हराम हो गई हो। ठीक है, तीसरी दफ़ा फिर हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर से नबी करीम से दरख्वास्त की कि हज़ूर कुछ कीजिए, मेहरबानी करिए, मुझे जो है वो जो ये मामला सारा जो है इसको रिवर्स कर दीजिए, मेरा रजू करवा दीजिए। नबी करीम ने कहा कि नहीं खौला, अब तुम उस पर हराम हो चुकी हो। ये क्या था? नबी करीम का कह देना एक लॉ बन गया है, एक कानून बन गया है। नबी ने कह दिया है कानून है। ठीक है, कानून शरीयत बन गया, शरीयत लागू हो गई है। अच्छा, उस वक्त ये यहाँ से बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। उस पर हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि ठीक है, आप तो खामोश हो गए। अच्छा, तीसरी दफ़ा जब उन्होंने कहा था तो नबी करीम ने कोई जवाब नहीं दिया था, नबी करीम खामोश हो गए थे। कहा कि अच्छा ठीक है, आप तो खामोश हो गए हैं, अब मैं अल्लाह की अदालत में जाऊँगी, अब मैं अल्लाह से रजू करती हूँ, मतलब अल्लाह से अब मैं सवाल करती हूँ। वहीं पर खड़े खड़े हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हाथ उठाए, ऊपर आसमान की तरफ मुँह किया और अल्लाह से बातें करना स्टार्ट कर दी।
अल्लाह से सवाल करना स्टार्ट कर दिया, दरख्वास्त करना स्टार्ट कर दी, दुआ करनी स्टार्ट कर दी कि जो है वो वही सारा मुद्दा जो नबी करीम के हजूर पेश किया था, वही मुद्दा अल्लाह के हजूर पेश कर रही हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर ने तलाक दे दी है, मेरा कमाने का जरिया नहीं है, बच्चों को शोहर के पास भी नहीं छोड़ सकती, वो तरबियत नहीं कर पाएगा, मेरा जरिया मुआश नहीं है, मैं क्या करूँगी, मैं इनको कैसे पालूंगी, उसने तो तलाक दे दी है और रज्जू भी उसने बंद कर दिया, अपनी माँ की जगह पर रख दिया, मैं क्या करूँ। आगे से अल्लाह की जानब से वही आती है नबी करीम को। सुने खोला, मतलब समझाने की बात यह है कि जब आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं ना, जब आप अल्लाह की तरफ जाते हैं तो अल्लाह आपको कैसे नवाजता है, ये आप देखें। अभी आप फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नबी हैं या नहीं हैं, मतलब अगर आप नबी ना भी हों, अल्लाह की तरफ जाने के लिए नबी होना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए आपका वली होना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी हैसियत में जिस तरह की भी आपकी शख्सियत है, आप अल्लाह की तरफ जाएं, अल्लाह आपको नवाजता है। सिर्फ फ़र्क यह है कि बंदगी का तरीका आना चाहिए, ठीक है। खैर, अब वो अल्लाह की बंदी अल्लाह की अदालत में खड़ी है, अल्लाह की तरफ से नबी करीम को वही आती है, और पता क्या आती वही, कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने औरत की बात सुनी जो तुमसे अपने शोहर के मामले पर बहस करती है और अल्लाह से शिकायत करती है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह सुनता है और देखता है। हमने, अब मैं आगे इस आयत का मफहूम बता रहा हूँ, हमने खोला के, हज़रत खोला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी ना, अनहा, हमने खोला के उस मामले को रिवर्स कर दिया है। अब खोला अपने शोहर के लिए हलाल है। सिर्फ इतना किया है कि अब उसको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना क्या होगा कि वो जो 60 लोगों को खाना खिलाए, ठीक है, या फिर जो है वो 60 लोगों को खाना खिलाए, या फिर जो है वो रोज़े वगैरह रखने का था उनका, या तो वो 60 लोगों को खाना खिलाए या फिर जो है वो रोज़े रखे, ठीक है। तो ये इस जुर्माने के साथ, इस मामूली सी जुर्माने के साथ उनके तलाक जो थी वो वापस रिवर्ट हो गई, ठीक है। और वो जो उन्होंने बात की थी कि जो है वो लाइक जो मेरी माँ की तरह हो, वो भी रिवर्ट हो गई, और फिर मतलब ये एक इनाम था अल्लाह की तरफ रजू करने का। ये सारी स्टोरी, ये सारा वाक़या, ये सारी हिस्ट्री आप लोगों को सुनाने का मकसद क्या था? जब आप अल्लाह की तरफ रजू करते हैं ना, जब आप अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं, जब आप झोली अपनी अल्लाह के सामने फैलाते हैं, तो फिर वो खाली नहीं मोड़ता। क्योंकि इस दुनिया में यार वही तो है, इस दुनिया में क्या मतलब, वही तो है कि जो देने वाला है, वही तो है कि जो बिना दिए वापस नहीं पलटाता, वही तो है जो खाली हाथ नहीं मोड़ता। आप अपने दोस्तों से मांग कर देख लें, अपने रिश्तेदारों से मांग कर देख लें, बादशाहों से मांग कर देख लें, वज़ीर आज़मों से मांग कर देख लें, आप वापस पलटने के चांसेस होंगे, बट अल्लाह की दर्द में वापस पलटने के चांसेस नहीं है। अल्लाह की बारगाह में वो आपको भरकर ही, आपको जो है वो आपकी झोली भरकर भेजेगा। बेशक वो आपको आज भर दे या फिर कल भर दे, वो भरकर भेजेगा, ये उसका वादा है, वो लाजमी अता करेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की जानिब, और ये जो बात मैंने आपको बताई है ये आगे जाके लिंक होगी। अभी ज़रा दरवाज़ा नॉक हो रहा, मैं आता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक की जानिब। सितारा कहती है कि बहुत अरसे बाद क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो बनाई है। जब मेरे हस्बैंड ने शादी की थी सेकंड वाली, तो उस वक्त कुछ वीडियोस बनाई थी, उसके बाद अब बना रही हूँ। मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है, ऑडियंस इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ये आपको वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए। मतलब वीकली रख लें या जो है वो मंथली रख लें कि हर महीने आपकी एक क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो लाजमी आएगी, Q&A की। बड़े यूट्यूबर्स ये काम करते हैं। देखें, ताल्लुकात बनाना तो अच्छा ही होता है, सबको पता है, ठीक है। अब ये ताल्लुकात अपने जो है वो इर्द गिर्द के लोगों के साथ तो बंदा बनाता ही है, मतलब अपने एरिया के लोगों के साथ तो बंदा बनाता ही है, ठीक है। अपने ख़ानदान के लोगों के साथ भी बंदा बनाता है। लेकिन पब्लिक के साथ आपका रिलेशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पब्लिक के साथ आप जितना ज़्यादा आपका मजबूत ताल्लुक़ होगा, उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग भी होंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोग आपसे मोहब्बत भी करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लोग सपोर्ट करने वाले भी होंगे, जितना आपका रिलेशन पब्लिक के साथ मजबूत होगा। और आपका बड़ा बेहतरीन स्टेप था जो लास्ट आपने मीटअप किया कराची में, और नेक्स्ट जो आप इस्लामाबाद में करने जा रही हैं, ये आपका बेहतरीन स्टेप था। इस तरह के स्टेप्स लेती रहें और क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन लाजमी करती रहें, कोई वीडियो बनाकर या फिर कोई जो है वो लाइव सेशन वगैरह करके, ताकि पब्लिक आपके साथ जो टच में है उसके साथ आपका ताल्लुक मज़ीद मजबूत हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप नेक्स्ट भी ये करती रहेंगी। खैर, फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब आ जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इंडिया कब आओगी? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो मुझे भी बड़ी दफ़ा हुआ, और जितने भी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं जिनको इंडिया से देखा जाता है, लाइक हम रिएक्शनर्स में से मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको, मतलब सारे रिएक्शनर्स ऐसे हैं जिनको इंडिया से बहुत ज़्यादा देखा जाता है। खुद मुझे भी जो है वो तकरीबन 90% के राउंड अबाउट मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे इंडिया से देखती है, ठीक है। इसी तरह नौशीन सिस्टर को, मरियम सिस्टर को, बाकी ख़वातीन को भी जो है वो मैसेजेस आते होंगे, कमेंट्स आते होंगे कि आप इंडिया कब आ रहे हैं, इंडिया आए तो हमसे लाजमी मिलेगा, ठीक है। मुझे भी कई दफ़ा मैसेज आया, आज़म भाई जब इंडिया आए तो हमसे मिलेगा, ठीक है। तो
इंडिया और पाकिस्तान के हालात कैसे सबको पता ही है, ठीक है। इनके जो पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह की चल रही है, तो ये सबको पता ही है। बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए इंडिया का वीज़ा लेना। हाँ, अगर आप जो है वो किसी दूसरे कंट्री से हैं, बेशक पाकिस्तानी रेजिडेंशियल हैं और किसी और कंट्री से आप ट्राई करते हैं, तो फिर कुछ चांसेस हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए वीज़ा अप्लाई करना और वीज़े का मिल भी जाना, ये बहुत ही जो है वो नियरली नामुमकिनात में से आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात है, इंडिया के लोग यार मोहब्बत बड़ी करते हैं। मुझे जो कुछ दिन कबल एक मैसेज आया, कमेंट आया मेरी किसी वीडियो में कि आज़म भाई आप इंडियन लोगों का तो शुक्रिया अदा नहीं करते, आप पाकिस्तानी लोगों का तो करते हैं लेकिन इंडियन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते, इंडियन लोगों के साथ अपनी जो है वो मोहब्बतों का इजहार नहीं करते। बात यह है कि मैं तो करता ही सिर्फ इंडियन लोगों के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार, मतलब मुझे अगर प्यार मिला है एक्चुअल में तो इंडियन लोगों से मिला है। अभी तक जो है वो मेरी मोस्टली ऑडियंस है वो सारी इंडिया से ही है, ठीक है। पाकिस्तान से भी प्यार मिलता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है पाकिस्तान से भी, लेकिन इंडिया से मिलने वाली तादाद ज़्यादा है। तो मैं जब भी बात कर रहा होता हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया या आप सबको लिए मोहब्बतें, तो वो दोनों कंट्रीज़ के लिए होती है। मतलब पाकिस्तान से जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, वो उन सब के लिए होती है। बाकी यार इंडियन लोग देखें बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। ख़ास तौर पे जो लोग इंडिया में बैठकर पाकिस्तानी क्रिएटर्स को देखते हैं और उनके साथ अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं। वजह क्योंकि वो उन सारी चीज़ों से बालातर हैं कि जो एक्चुअली एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रही है। समझ रहे मेरी बात को? वो उन सारी चीज़ों से बालातर हैं। वो नहीं देखते कि यार पाकिस्तानियों के बारे में हमारे हुकूमतों की क्या राय है, या हमारी पार्टीज़ क्या सोच रखती हैं पाकिस्तान के बारे में, या फिर जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है वो सारी क्या है। उन सारी चीज़ों से बालातर होकर वो पाकिस्तानी लोगों के साथ अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं। उनकी इस सोच को सलूट किया जाना चाहिए और इसी वजह से मैं उनकी कदर करता हूँ, ठीक है। खैर, अब चलते हैं आगे। कहते हैं जी आप इतना पॉजिटिव कैसे रहती हो, ये सितारा से सवाल किया गया, जिस पर सितारा का जवाब था कि बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, बच्चे खुश होते हैं अगर मैं पॉजिटिव रहूँगी तो। मेरे हस्बैंड घर पर आते हैं, अगर मैं खुश रहूँगी तो उनके फेस पर भी स्माइल आएगी। मेरे घर पर बुज़ुर्ग भी हैं, अगर मैं पॉजिटिव रहूँगी तो घर में पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार पॉजिटिव रहना। बात कहूँ, लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए आपको किन तकालीफ से गुजरना पड़ता है, अपने आप को किस तरह से मारना पड़ता है, अपने अंदर जो ना एक बंदा अपने अंदर की अपने अंदर की जो बंदे की आपकी एक स्टेट सिचुएशन जो आपके अंदर चल रही होती है, उस पर काबू पाते हुए बाहर कुछ और शो करवाना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और जो लोग ये करने में कामयाब होते हैं ना, मेरे ख्याल से एक्चुअल में असल में वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। असल में उन लोगों को लाइक ये जो ना मर्दानगी एक ऐसी चीज़ है कि जो एक ख़ासियत का नाम है, ये सिर्फ मर्दों पर ही नहीं आती, ये औरतों पर भी इम्प्लीमेंट होती है। कहता नहीं मर्दाना वार लड़ी, वो औरत मर्दाना वार लड़ी। मर्दानगी एक ऐसी ख़ासियत है, एक ऐसी सिचुएशन है कि जो हर उस फ़र्द पर इम्प्लीमेंट होती है कि जो मर्दानगी की खसूसियात पर पूरा उतरता है, जो सब्र रखता है, जो बर्दाश्त करता है, जो है वो हाइपर नहीं होता इतनी जल्दी, जो जिसको काम करने का तरीका पता है, ठीक है। तो सितारा मतलब ये मर्दानगी से मैं मर्दानगी का नाम दूंगा, ठीक है। मतलब ये वो खासियत है कि जो सितारा के पास है, ठीक है। और मैं इसीलिए अक्सर लोगों को मैं मर्द नहीं कह रहा होता जो गाली गलौज करते हैं या जो घटिया हरकतें करते हैं, हर वक्त मुझसे राल टपक रही होती है, मैं उन्हें मर्द नहीं कहता। वजह क्योंकि वो मर्दानगी की खसूसियात पर पूरा नहीं उतरते, ठीक है। उनकी मर्दानगी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ पर पूरा नहीं होते। सो मैं इसलिए मर्दानगी के ओहदे से ही खारिज कर देता हूँ। आगे चलते हैं जी। कहते हैं जी घर के बारे में बताया कि मैं फिर घर के बारे में बताया कि एक और चीज़ है, चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, अगर वो होगी तो फिर मैं जो है वो फिर घर की तरफ भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं भी कोई बिज़नेस वगैरह करने का सोच रही हैं और किसी बिज़नेस के चक्करों में लगी हुई हैं। रात नौशीन सिस्टर भी कह रही थी कि वो किसी और काम के पीछे हैं, तो शायद कोई बिज़नेस वगैरह का मैटर होगा। ज़ाहिर जो है वो कोई नया सेटअप बनाने की कोशिश कर रही होंगी। अल्लाह ताला इनको कामयाबी नसीब फरमाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सितारा के आसमान पर धोखा स्टोरी कब कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इस पर सितारा का जवाब ले लें, फिर मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। कहते हैं जी धोखा स्टोरी में अगर मेरे साथ मेरी टीम वर्क करती तो वो मेरी स्टोरी बहुत अच्छी थी। मुझे व्लॉगिंग छोड़नी पड़ रही थी क्योंकि मैं एक ही जगह पर फोकस कर पा रही थी। आगे सारी वो बातें जो मैंने अक्सर आप लोगों को बताई हैं। धोखा, वो स्टोरी, देखिए उसमें क्या चीज़ें हैं, स्क्रिप्ट, फिर शूटिंग, एक्ट, ठीक है, फिर जो है वो लोकेशन बहुत मैटर करती है, फिर एडिटिंग, फिर अपलोडिंग। 6 से 7 स्टेप हो जाते हैं और मैंने ईच स्टेप, इनमें से हर स्टेप जो है वो टाइम मांगता है, मेहनत मांगता है, कोशिश मांगता है और जो है वो टीम मांगता है। सर स्क्रिप्ट राइटिंग करते हुए बंदे के अपने दिमाग की तख्लीक होती है, ठीक है, जो राइटर होता है। बाकी हर चीज़ टीम मांगता है, हर चीज़ आपसे जो है वो टीम की तलब करती है। देखिए कैमरा मैन कोई होना चाहिए, आपका एडिटर कोई होना चाहिए,
आपका जो है वो डायरेक्टर कोई होना चाहिए जो आपको, जब आप शूटिंग करवा रहे हैं, एक कैमरा मैन एक बंदा एक्टर है, तो उन दोनों को देख के ऑब्जर्वर भी तो कोई होना चाहिए ना, जो ये बताए कि जी कहाँ कहाँ पर खड़े होना है, किस तरह से एक्ट करना है, क्या मामला है। एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये सारा कुछ होना चाहिए। विदाउट टीम के जो काम सितारा कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन दिनों जिन दिनों ये कर रही थी, उन दिनों मैंने बार बार कहा था कि यार ये काम जो बंदी अकेली कर रही है ना, ये सिर्फ यही कर सकती है, बाकी जो है वो ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब मैं तो करता हूँ ना यार, आप लोगों को पता ही है, मेरे फेसबुक पेज आप लोग अक्सर देखते रहते होंगे, अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को लिंक भी दिया, बहुत सारे लोगों ने देखा भी। आपको तो पता ही है कि मैं वो काम करता हूँ, आजकल वैसे छोड़ा हुआ मैंने लेकिन जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस काम में, मैं करता भी हूँ। 2-4 दिन में कंटिन्यू कर लूँगा, 2-4 महीने में, या फिर अनकरीब सून ही। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट और बड़ा क्रिटिकल काम है जो सितारा कर रही थी, ठीक है। एक ही होना, या व्लॉगिंग कर लेती या वो कर लेती, क्योंकि मैं भी जब वो करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरी इस तरफ तवज्जो नहीं रहती, और जब मैं ये रेगुलरली करता हूँ तो फिर मैं वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्योंकि उसमें भी मेन बंदा मैं ही हूँ, हर चीज़ वो मेरे ज़िम्मे ही होती है। तो एक ही काम होता है, या वो कर लो या ये कर लो, अनटिल आपके पास जो है एक प्रॉपर जो है वो एक्सपीरियंस्ड टीम ना हो, उस वक्त तक आप नहीं कर सकते। माधो खाऊं जी, फिर चलता जी आगे। कहते हैं सितारा, आप व्लॉग की टाइमिंग क्यों नहीं क्लियर करती, आप व्लॉग जल्दी डाला करें। ये सवाल भी था और सजेशन भी थी, ठीक है। इस पर सितारा कहती है जी, इसके लिए तो किरण, ये किरण नाम की खातून थी जिन्होंने सवाल पूछा, इसके लिए तो किरण जस्ट आप नहीं, मेरी वाईटी फैमिली और अम्मी भी बहुत कहती हैं, बट मैं कोशिश करके भी टाइमिंग सेट नहीं कर पा रही। जिस तरह मैंने स्टार्ट में सब कुछ छोड़कर अपने काम पर फोकस किया था, बट अभी काम से ज़्यादा बाकी सब का सोचना स्टार्ट कर दिया है मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा रुक जाए, असल में होता क्या है। देखिए, ये कहते हैं हर्डल्स, ये हमारे रास्ते की रुकावटें। ये रुकावटें, मतलब रुकावट वही नहीं होती कि जो आपके रास्ते में कोई पत्थर फेंक दिया या आपके रास्ते में कोई रस्सी बांध रही कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। रुकावट सिर्फ वही नहीं होती, रुकावटें बहुत सारी चीज़ें आपके रास्ते की रुकावटें होती हैं। आपका रास्ता है कि आपने जो है 1 मिलियन तक पहुंचना है, ठीक है। और 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए जो आपका रास्ता है, वो रास्ता ये है कि आपने जो है वो प्रॉपर काम करना है, अनथक मेहनत करनी है, आपने क्रिएटिविटी करनी है, डेली अपलोडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट लेके आनी है, ये सारे काम आपने करने हैं। ये आपका रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते में जो जो चीज़ें आपको ये काम करने से रोक रही हैं, आपकी फैमिली है, आपके जो है वो आपके दुश्मनों की जानब से बिछाई गई साजिशें हैं, जाल हैं, आपके रिश्तेदारों की तरफ से बिछाए गए फड्डे हैं, रोले हैं, आपकी फैमिली में चलने वाले इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी हर्डल्स हैं, ठीक है। तो अगर तो 2 चीज़ें हैं, अगर तो हम इन सारी हर्डल्स को इग्नोर करके आगे बढ़ें तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर हम इन सारी हर्डल्स में उलझ जाते हैं और इन्हीं हर्डल्स को ज़्यादा सोचना और इन पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अगर आप जस्ट अपने काम पर फोकस करें तो इन सारी चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, वर्थ ख़त्म हो जाएगी जो हर्डल्स आपके लिए आ रही हैं। अगर आप इन्हीं में उलझी रहेंगी तो ज़ाहिर है जो काम चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है वैसे चलता रहना है, डे बाय डे डाउन होता जाएगा। एट द एंड जो है वो आप ना ये कर पाएंगी, मतलब ये करने के तो आपका फिर सिरे से दिल ही नहीं ना करना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाने आपके दिमाग पर, नॉइज़, इसे नॉइज़ भी कहते हैं, कम्युनिकेशन की ज़ुबान में इसे नॉइज़ कहते हैं, वो चीज़ें जो असरअंदाज हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, तो इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, फिर आपका ये करने को दिल नहीं करेगा, और ये करेंगी भी तो नहीं होगा क्योंकि ये डाउन इतना ज़्यादा हो चुका होगा। सो बेहतर है कि अभी रास्ता है, अभी इसी तरफ आ जाए, इसी पर फोकस करें, अनकरीब इंशाल्लाह ये फिर से अपनी रूटीन पर वापस आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मंजूलिता वर्मा, ये मतलब मैं इनको आंटी ही कहता हूँ वैसे, जब भी मैं इनको रिस्पॉन्स करता हूँ तो एक्टिव व्यूअर है माशाल्लाह से, रिएक्शनिस्ट को भी देखती हैं, और सितारा यासिन को भी, इनको सितारा भी जानती हैं इनके कमेंट्स की वजह से, एक्टिव कमेंट करने वाली खातून। अच्छा, इनके अलावा एक और खातून भी हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, एक और खातून भी है मिस्टर एगमैन वाइटी, ये सिस्टर भी कमेंट्स में बड़ी एक्टिव हैं। इनको भी तकरीबन सारे रिएक्शनिस्ट जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इनको, और सारा सितारा की वीडियो पर भी इनका जो कमेंट होता है वो टॉपर होता है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और लोग भी हैं, मैं इनके नाम लेता हूँ, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताऊँ, ये बहुत अच्छा अमल है सितारा कि अपनी ऑडियंस को याद रखना। आपके साथ आपको मुसलसल रेगुलरली वॉच करने वाले लोग और कमेंट करने वाले लोग, उनको याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा किया अगर आपने इनको अप्रिशिएट किया है। तो कुछ और लोग भी हैं जिनका मैं अभी यहाँ पर नाम लूँगा। मिस्टर आगमन वाइटी हो गया, इसमें नाज़मा अख्तर हैं, सुनीता चन्ना है, और बिरगीज़ फातिमा हैं। वीलॉग्स फॉर फन हैं, नाज फातिमा, जोधपुर बोपाराई हैं, प्रतिभा माधान हैं, अलीज़ा अहमद हैं, और
अलीज़ा अहमद HB3DM इस नाम से इनका हैंडल है। पवन कुमार हैं, कुलदीप सहोता हैं, और उड़ीसा विलोगर मामता हैं, बिनू मदान हैं, बिनू मदान जी। और इसमें जन्ना जान 1029 और दीपा गुप्ता 2000 दीपा गुप्ता भी हैं, ये सिस्टर भी हैं। अच्छा, इरहा ज़हरा हैं, स्ट्रांगली बिलीव 9586 ये भी इनका ट्विटर हैंडल है, ये भी हमारी बहुत प्यारी बहन है। साजिद शेख, साजिदा शेख है मेरे ख्याल से, या फिर साजिद शेख हैं 805 इस नाम से इनकी आईडी है। बेबो SH हैं, और कल्पना सिंह हैं, अंसार अनवर हैं, क्रिस्टल 5914 क्रिस्टल, ये सिस्टर भी जो है वो एक्टिव कमेंटेटर हैं। सैयद अंबर हैं, और नंदूरी सिस्टर हैं, SSG आर्ट्स हैं, अनीता समनानी हैं, नाज फातिमा है, अमिता भट्टी सिंह हैं। ये वो ख़वातीन हैं कि जो मतलब रेगुलरली मुझे कमेंट करने वाली हैं, तो मैं इनको जानता हूँ। इन सब को जो है वो, इनमें से कोई भी जब भी जो जिनका मैं कमेंट देखता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि यार इनके कमेंट पहले भी आते हैं, मतलब इनको इनके नाम से मैं वाकिफ़ हूँ। तो बहुत अच्छी बात है सितारा, आप इनको याद कर रही हैं, इनको याद रखती हैं। आप इन सबको भी याद रख सकती हैं, इन सबको भी जो है वो आप अपनी वीडियो में किसी में भी आप शामिल कर सकती हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपने लाइफ में ऐसी कौन सी गलती की जिसका अफसोस है आपको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, कौन सी गलती की कि जिसका आपको अफसोस था। इस पर सितारा ने बताया जी, मेरा सऊदी जाने वाली मेरी गलती थी, जिस पर जो है वो मुझे अफसोस था कि वो वाला टाइम जो है वो मेरे लिए नहीं था, ठीक नहीं था। काश 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 कि मैं उस टाइम पर जो है वो सऊदी अरेबिया ना जाती, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें सितारा ने बताई कि जो है वो ज़िंदगी में हर बंदा गलती करता है, और गलतियों से इंसान सीखता है। अगर गलती नहीं करेगा तो फिर सीखेगा कैसे? ठीक है, खैर ये मेरा भी मानना है कि यार अगर बंदा गलती नहीं करेगा तो फिर सीखेगा कैसे? गलतियाँ इंसान के लिए मेरे ख्याल से एक नेमत की तरफ से होती हैं, और फेलियर भी इंसान के लिए एक नेमत की तरह से होता है। फेल नहीं होगा बंदा तो फिर स्ट्रगल कैसे करेगा? फेल होगा तभी से जो है वो सीखेगा, तभी तो वो आगे बढ़ने के लिए जुस्तजू करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सितारा ने कहा जी, मेरे इस बात का शिद्दत से अफसोस है कि मैं सऊदी अरेबिया उस वक्त क्यों गई। अगर मैं सऊदी अरेबिया ना जाती, ज़रा यार एक बंदे के साथ उसका लॉस होता है, बंदे का जो है वो उसके साथ ज़्यादती होती है, तो फिर वो सारी ज़िंदगी वो चीज़ उसके दिमाग में बैठी रहती है कि यार अगर मैं ये काम ना करता तो फिर यह ना होता, अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे साथ ये ना होता। ठीक है, ये इंसान को सारी ज़िंदगी लगा। लेकिन पता क्या है, पता क्या है, असल में जो आपकी तकदीर में लिख दिया जा चुका होता है ना, वो आपके साथ होके रहता है। आप जो मर्ज़ी कर लो, जो आपकी तकदीर में, वो एक मशहूर कहावत है ना कि जब जब जो सो होना होता है, नहीं, जब जब जो होना होता है तब तब सो वो होता है, होके रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी लाइट चली गई है, माज़रत खाऊँ। तो जब जब जो होना होता है तब तब वो आपके साथ होकर रहता है। मैं ज़रा ऑन कर लूँ जी। तो ये होना था, तो ये होना ही था, ये होना था, ये हो गया। बाकी सऊदीया जाना आपकी गलती नहीं थी। ये सऊदीया में रहने वाली जो लोग थे जिनके पास आप गई, ये उनके जहन की गंदगी थी। ये आप सऊदीया ना भी जाती हैं तब भी निकलनी थी। ठीक है, क्योंकि ये वो तो प्लान करके बैठे हुए थे ना, उधर तो निकालना ही था। वो तो शुरू से हासिदीन थे, हसद करते थे। वो तो इस तरह से ना निकालते, वो उस तरह से, वो किसी और तरह से निकाले थे, उन्होंने निकाल ही लेना था। सऊदी जाना, इसमें एक पॉजिटिव पहलू भी है कि आपने उम्रा परफॉर्म कर लिया, आपने नबी करीम के रोज़े पर हाज़िरी दी, आपने जो है वो वहाँ पर जाकर जो इबादतें की, ये एक पॉजिटिव पहलू भी है सऊदी जाने का। बाकी जो है वो इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो होकर रहनी होती हैं। आप चाहें तो भी उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि ये आपके लिए लिख दी जा चुकी होती है, ये होनी ही होती है। ठीक है ना, बाकी इन चीज़ों को लेकर अपने जहन पर प्रेशर मत डालें। ये होना था, ये हो गया, और जिन लोगों ने किया वो लोग एक्सपोज भी हो गए, उन लोगों की औकात भी पता चल गई, और मज़े की बात यह है कि फिर वो आगे जाके भुगतेंगे भी। ठीक है, खैर आगे चलते हैं जी। कहती है जी, आज से 5 साल बाद ख़ुद को कहाँ देखती हैं आप? ये एक सवाल था, आज से 5 साल बाद आप ख़ुद को कहाँ देखती हैं? जवाब आया कि आज से 5 साल बाद ख़ुद को किसी जगह देखना चाहती हूँ कि मेरा बिज़नेस सेट हो, वो जो मेरी पसंद का हो, वो जिसमें मेरा दिमाग हो, वो जिसमें मैं ख़ुद इंटरेस्ट लूँ। इसे कहते हैं गोल सेट करना। इंसान में, आप ज़िंदगी में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास गोल्स ना हो। तो आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास गोल्स ना हो। अगर आपके पास गोल्स हैं तो फिर आप कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है, जल्द या बदेर। ठीक है, लेकिन आपके पास गोल होना चाहिए। अगर आप बिना गोल के
विदाउट गोल्स के अगर आप जो है वो मेहनत और स्ट्रगल करते हैं तो फिर ऐसे होगा, कभी इस दीवार में टक्कर मार ली, कभी उस दीवार में टक्कर मार ली, कभी लेफ्ट कभी राइट, इससे एज अ रिजल्ट आपका सर ही लहूलुहान होगा, आपने हासिल कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर आप गोल लेकर चलते हैं कि आपने एक ही दीवार में टक्कर मारनी है, तो एक दिन आएगा कि आप टक्करें मार मार के उस दीवार को तोड़ लोगे, ठीक है। तो गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे अच्छा लगा कि आपने गोल्स शो करवाया कि देखिए मैं बिजनेस सेट करना चाहती हूँ कि वो जो मेरा हो, वो जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, वो जिसे मैं दिल से काम करूँ जहाँ पर रहते हुए, ये बेस्ट था। खैर जी, अब चलते हैं उम्रा के लिए कब जाएंगी जी। कहते हैं जी इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला बुलाएंगे तो अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। आपकी कितनी सैलरी है? आपकी कितनी सैलरी है? मैं नहीं बताऊंगा मैंने नहीं बताना, ये बताना चाहेंगे तो खुद ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। कहते हैं सैलरी हमेशा एक जैसी है, एक जैसी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा आती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी उस ज़्यादा से कम हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि घर के सारे खर्चे मैं अपने सर पर ही चला रही हूँ। यूट्यूब सैलरी का ऐसा ही होता है यार, स्टेबल नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता कि महीने का 50,000 हो तो आपको हर महीने मिलना ही है, कभी जो है वो 10,000 भी नहीं मिलता ठीक है, और कभी जो है वो 50 से लाख भी हो जाता है। ये अप डाउन चलता रहता है यूट्यूब सैलरी का, ये ग्राफ जिस तरह से चलता है ये उसी तरह से सैलरीज बनती हैं, ठीक है। खैर आगे अब कहते हैं जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया आपका इंस्पायरेशन कौन था? अच्छा, सितारा का सौरभ जोशी था जी। सितारा के मुताबिक जी मेरा सौरभ, मुझे लगता है मुझे अब सौरभ जोशी की भी यूट्यूब चैनल की इनकम अपने दूसरे चैनल पर शेयर करना पड़ेगी उस पर भी मुझे उसके चैनल के एनालिटिक्स भी शेयर करना पड़ेंगे। पर मैं आपको बताऊँ, मेरा कोई इंस्पायरेशन नहीं था जब मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि यार कोई यूट्यूब नाम की कंपनी है जिस पर आप काम करना स्टार्ट करें तो आपको आपका जो है वो फेम बन जाता है, आपके पास जो है वो इल्म मिल जाता है आपको। सबसे बड़ी बात, मुझे इस वक्त बड़ा शौक होता था कि यार इल्म मिलता है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता था कि कैसे मिलता है, मुझे किसी ने बता दिया अब यूट्यूब पर काम करो आपको इल्म मिलेगा, मुझे नहीं पता था कि कैसे मिलता है। वो तो मुझे अब पता चला ना कि भाई इल्म लेने के लिए आपने इल्म बांटना होता है एक्चुअली यूट्यूब पर, और बांटने के लिए आपके पास होना ज़रूरी है, और आप हासिल करने के लिए आप डिफरेंट सोर्स इस्तेमाल करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आप जो है वो रिसर्च करते हैं, तभी आप इस काबिल होते हैं कि आप बांट पाएँ। वो मुझे इतना पता था इल्म मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, और आप जो है वो यूट्यूबर भी बन जाते हैं, आपको फेम भी मिलता है, ठीक है, आपकी इज्जत भी होती है, ये सारी चीज़ें। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरा कोई इंस्पायरेशन नहीं था। फिर ऐसा 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 जो है लोगों को देखते हैं, बड़ी इंस्पायरेशन हुई, बड़े लोगों से मैं मुतासर भी हुआ, और बहुत लोगों को मैंने सपोर्ट भी किया, और बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तियाँ भी हुई, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, ठीक है। खैर सितारा का जी सौरभ जोशी था, और सौरभ जोशी अच्छा यूट्यूबर है भाई, बड़ा कंटेंट क्रिएटर है वो बंदा, मैं उससे बड़ा जो है वो मैं इंप्रेस हूँ उस बंदे के काम से। खैर कहती हैं जी आपका ड्रीम ट्रिप क्या है? सितारा का ड्रीम ट्रिप है जी स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे जब मैंने सितारा के मुंह से ये सुना ना कि स्विट्ज़रलैंड मेरा जो है वो ड्रीम ट्रिप है, मुझे उस वक्त शक हो गया कि देखें अब देखना अब इसी बात पर सितारा पर क्रिटिसाइज़ होगा, अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं देख रहा हूँ अगर कुछ हुआ तो फिर मैं इस पर मैं मज़ीद फिर बात करूँगा, फिर मैं जवाब दूंगा हेटर्स को। खैर जी, कहते हैं जी साजिद की कितनी इनकम है और वो एक्सपेंस कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, साजिद की इनकम मैं बता सकता हूँ। साजिद की इनकम मैं आपको मेरे उस चैनल पर बता दूंगा कि एक्चुअली साजिद की इनकम कितनी है और वो उसको किस तरह से मैनेज करता है साजिद की। और डीडी के लिए मुझे बार बार कहा जा रहा है, बार बार मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, फातिमा के लिए मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि इनके बताओ। साजिद, डीडी और फातिमा का मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आप इनके चैनल का रिव्यू करो, इनकी इनकम बताओ। मैं अपनी उस चैनल पर अब इनकी इनकम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। खैर जी, सुजाना का जी मैंने कभी उनके सेल देखा तक नहीं है कि वो कितने पैसे अपन उस चैनल से कमा रहे हैं, और ना ही मैंने कभी उनसे पूछा है। ये उस सिचुएशन में ये सितारा ने भी बताया, अगर सितारा खुद का अपना चैनल ना चला रही होती और ख़ुद की अच्छी खासी माशाल्लाह से इनकम ना होती तो शायद सितारा सुबह शाम साजिद का मोबाइल चेक किया करती। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है, माशाल्लाह से सितारा खुद इतना ज़्यादा कमा रही है कि उसे जो है वो तलब ही नहीं होती कि वो अपने हस्बैंड का मोबाइल भी चेक करे, तो वो क्या चेक करती होगी यार, ठीक है। खैर सवाल यह है कि आप ये क्लियर करें, ये जो साजिद ने घर रेंट पर लिया है और उनकी सेकंड वाइफ के जो भी खर्चे हैं वो आपके सर पे तो नहीं है? सितारा ने कहा नहीं जी वो मेरे सर पे नहीं है, वो सारा कुछ साजिद खुद ही कर रहे हैं अपनी सेकंड वाइफ के लिए, वो अपनी सैलरी से कर रहे हैं। अच्छा, अब तो साजिद की सैलरी को जो वो डिस्कस करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो आखिर कमा कितना रहा है भाई ये बंदा, ठीक है, किस तरह से भी मैनेज करेगा अपनी सेकंड वाइफ के खर्चे। मैं बना के दूंगा इंशाल्लाह वीडियो। खैर कहते हैं जी आपने अपने भाई की बेटी के लिए क्या कोई रुपये दिए थे? ये मैंने भी आपको बताया था कि सितारा ने रुपये नहीं दिए, सितारा ने खर्चा किया है। वहाँ पर शादी पे जो एक्सपेंसेस हैं, खाने पीने के खर्चे, वहाँ पर जो है वो आने जाने के खर्चे, देखें पिक एंड ड्रॉप से जो है वो सितारा की गाड़ी से हो रहा था और साजिद कर रहा था। ये बहावलपुर से खानपुर का जो है वो कम से कम मेरे ख्याल से कोई 110-115 किलोमीटर तक का सफ़र है, तो ये अच्छा खासा खर्चा हो जाता है आने जाने का। तो आने जाने के खर्चे हो गए, फिर बार बार इनका डेली के 2-2 चक्कर भी लग रहे थे, आने जाने के खर्चे जो है वो फिर
वहाँ पर लाइटिंग शाइटिंग के खर्चे और जो है वो शादी के 100 खर्चे निकल आते हैं। तो मैंने खुद किए थे खर्चे, अपने हाथ से खर्चे किए थे सारे, बट मैंने पैसे नहीं दिए थे अपने भाई को। ठीक है, खैर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई? आप आसमान को देखकर क्या दुआ करते थे अल्लाह ताला से? सितारा ने अपनी बात बताई जी, मैं क्या दुआ करती थी अल्लाह ताला से। ठीक है, मैं किस तरह से जो है वो स्ट्रॉन्ग फील करती थी, कैसे क्या मुझे फीलिंग्स आती थी अल्लाह से बात करके। लेकिन मैंने जो स्टार्ट में आपको बात बताई ना हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली, वो वाली बात यहाँ पर पॉइंट आउट होती है, यहाँ पर आकर मैच करती है कि जब अल्लाह की तरफ, जब आसमान की तरफ मुँह करके आप अल्लाह से मांगते हैं ना, तो फिर अल्लाह आपको खाली हाथ नहीं मोड़ता। फिर अल्लाह आपको हमेशा आपकी झोली भरकर भेजता है, जिस तरह से सितारा की भरी। वो जो करने वाले थे वो सब फेल हुए, वो जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग थे, साजिशें करने वाले लोग थे, वो सब फेल हुए। क्योंकि सितारा ने अल्लाह से बातें की थी। सितारा खुद नहीं बोली। देखिए, जब आप बोलते हैं ना तो फिर कुदरत खामोश हो जाती है, लेकिन जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो फिर कुदरत आपके लिए बात करती है। ठीक है, तो बातें और भी बड़ी लंबी सारी हैं यार। ये 31 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है। इसमें जो है वो सितारा के मज़ीद सवालात बाकी हैं जो सितारा से किए गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, उस पर बात करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है बहन के साथ बात करने वाला, इस पर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।